आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और साथ इसका फार्मूला और इसका यूनिट वगैरह ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम का वर्ड जो है ये मूविंग बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी मूविंग बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं उस बॉडी का मोमेंटम। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि इट इज़ द property of a moving object which depends on its mass and velocity। तो ये हमारे पास मोमेंटम की एक सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन मौजूद है। सबसे पहले आपने इसके अंदर नोट करना है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो कि मोशन की हालत में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं पाया जाता। और ये मूविंग बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 डिपेंड करती है उसके मास पे और नंबर 2 डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना हो तो आप उसको उसकी दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक उसके मास का और दूसरी उसकी वेलोसिटी का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m के बराबर है और ये v वेलोसिटी के साथ जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बॉडी का कोई ना कोई मास भी है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी है। तो हम इसके मोमेंटम को मैथमेटिकली जो है वो कैसे शो करेंगे? याद रखें, मोमेंटम को शो करते हैं p के साइन के साथ और बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। जैसे कि अभी डेफिनेशन में बताया गया कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। तो हमारे पास मोमेंटम जो है ये असल में प्रोडक्ट होता है किसी भी बॉडी के मास का और उसकी वेलोसिटी का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम किसी भी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये भी पता चल गया कि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो याद रखें कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है? जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन पाई जाती है। मतलब अगर इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही पाई जाएगी, क्योंकि मास तो एक स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब लास्ट में जो है वो हम मोमेंटम का देखते हैं यूनिट। मास जो है इसका यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर कई दफ़ा इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर न्यूटन की सूरत में भी शो करते हैं और इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंड। तो आप लोगों ने जो है वो अभी तक मोमेंटम की डेफिनेशन भी देख ली, मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म भी देख ली, ये भी देख लिया कि मोमेंटम जो है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है मास पे और दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और साथ ये भी देख लिया कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ पाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा
और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका भी मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम असल में दोनों ही चीज़ों के बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ होता है। अब हम नेक्स्ट जो है तो इसी मोमेंटम का रिलेशनशिप देखेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ। तो हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था और वो कुछ इस तरह से था कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर इसके ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स लगने के नतीजे में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम शो करते हैं F = ma के साथ। ये है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि जब उस बॉडी के अंदर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन के अलावा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी हम जो है वो यही चीज़ देखेंगे कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स लगने के नतीजे में उस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को गौर से समझना है आप लोगों ने। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m के बराबर और ये इनिशियली vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब इस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। तो फ़र्ज़ करें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi थी और फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो क्या आया, vf। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने सिंपली एक्सेलरेशन का जो है वो एक फार्मूला लिख दिया है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रही है और एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ F = ma। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगी, m दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, या आ जाएगी F डिवाइडेड बाई m। तो लेट्स से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। तो अगर इनको कंपेयर करें हम और इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर दें तो हम इसको जो है वो कैसे लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी बराबर होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों की राइट हैंड साइड जो है उसको इक्वल लिखते हैं। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, F डिवाइडेड बाई m इज़ इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। तो ये हमने इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखते हैं कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नतीजा जो है वो क्या निकलता है। यहाँ से t जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा f मल्टीप्लाइड बाई t, और यहाँ से m ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा m इंटू vf माइनस vi। अब यहाँ पे अगर हम इस m को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा f मल्टीप्लाइड बाई t इज़ इक्वल्स टू mvf माइनस mvi। और फर्दर जो है वो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि इस t को हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो f किसके बराबर आ जाएगा, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम t। अब देखें ये इक्वेशन जो है ये हमें क्या बता रही है। इस इक्वेशन के अंदर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको हम यहाँ पे साथ साथ लिखते जाते हैं। इसमें f जो है
ये है अप्लाइड फोर्स जो कि हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की। टी है इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कितनी देर के लिए ये फोर्स जो है वो लग रही है। अब इसमें आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक MVF है और दूसरी है MVI। हमने अभी देखा था कि मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv, यानी कि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी आपको मास और वेलोसिटी नज़र आ रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल मोमेंटम होगा, और अगर मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इसी इक्वेशन को जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P यानी कि फोर्स = MVF - MVI डिवाइडेड बाय T। चूँकि हमारे पास MVF जो है ये फाइनल मोमेंटम है तो हम इसकी जगह पे PF लिखेंगे, और MVI चूँकि इनिशियल मोमेंटम है तो इसकी जगह पे PI लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनली रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। और ये रिलेशन जो है ये हमें क्या बता रहा है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो असल में उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PF - PI का मतलब है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम, या स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ये वाली जो न्यूटन के सेकंड लॉ की फॉर्म है ये एक ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि ज़्यादा अच्छी फॉर्म है। क्यों? क्योंकि पिछली फॉर्म के अंदर हमने सिर्फ देखा था कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ साथ मोमेंटम भी बॉडी का जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ उस बॉडी का जो है वो मोमेंटम भी चेंज होता है और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके पास था मोमेंटम का और न्यूटन के सेकंड लॉ का रिलेशन। बाकी जो इसका पोर्शन है और इम्पल्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।